नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान ऑफ इंडिया आज पहुंचा है उत्तराखंड में हल्द्वानी, और हल्द्वानी में आपको आज एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाएंगे जो मशरूम की खेती करते हैं। अगर आप भी मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि किस तरीके से मशरूम की आप खेती कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है मशरूम की खेती के लिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो पहले कई चीज़ें कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने शिफ्ट किया है एग्रीकल्चर की तरफ, और एग्रीकल्चर में उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। मशरूम की वो खेती कर रहे हैं, मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, और उनके पास अब एक्सपीरियंस भी है, ताकि वो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्या उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस गेन किया है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आप सावधानियां बरत सकते हैं जब आप मशरूम की खेती करते हैं, और कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं इनके एक्सपीरियंस का। तो सर हमारे साथ मौजूद है। जी, मेरा नाम अश्वनी मेहरा है और मैं गौलापार का निवासी हूं, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। हल्द्वानी शहर हमारे पास पड़ता है। बाकी हम यहां पर मशरूम की खेती करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी फार्म्स हैं जिसमें हम प्याज, टमाटर, गेहूं, धान वगैरह की खेती भी करते हैं। जी। तो ये बताइए मेहरा जी कि जो आपने फार्मिंग की शुरुआत करी, खेती की शुरुआत करी, तो आपका ये जर्नी कैसे रही? क्योंकि आपकी एजुकेशन की बात करें तो आपने इंजीनियरिंग करी। जी बिल्कुल। इंजीनियरिंग से एग्रीकल्चर पे आप कैसे शिफ्ट हुए? जी, मैंने 2004 से 2008 तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद ओएनजीसी में मेरा चयन हो गया था, जहाँ पर मैंने 1 साल नौकरी करी। उसी बीच मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में चयन हो गया, वहाँ पर मैंने 4 साल नौकरी करी। लेकिन नौकरी करते हुए मुझे लगा कि जिस हिसाब से हमने तैयारी करी या इतनी नॉलेज हासिल करी, उसका उतना हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोचा इसके अलावा कुछ और भी काम देखा जाए। अब जैसे हमारा बचपन से ही फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का रहा है, और हमारे चाचा जी, पिताजी, सबको हमने बचपन से खेती करते हुए देखा, तो मुझे लगा क्यों ना इस क्षेत्र में ही कुछ ऐसा काम करा जाए जिससे हम अच्छी आमदनी भी करें और बाकी गाँव में विकास भी हो जाए लोगों का, और लोगों को नौकरी भी दे पाए। जी। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि जो हमारे किसान भाई है वो वेट कर रहे होंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि मशरूम की अगर कोई खेती करना चाहता है तो पहला प्रोसेस या पहला स्टेप क्या रहेगा उसके लिए? जी, मशरूम की खेती करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले कंपोस्ट इसकी तैयार करनी है। और कंपोस्ट करने का तरीका ये है कि जैसे आप गेहूं का भूसा ले लीजिए। अब ये जो गेहूं का भूसा है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होनी चाहिए, जो कि हमें मिल जाती है 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए। गेहूं के भूसे के अलावा आप लाई की तूरी या पराल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम गेहूं का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये यहाँ ईजिली अवेलेबल है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक ये ढेर के रूप में लगा रखा है। इसको हम 3 से 4 दिन तक भिगाएंगे। इसको भिगाना इस तरीके से है कि ये बिल्कुल गल जाए। गलने से क्या होगा कि इससे जो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें ईजिली मिल जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, जब ये भीग के पूरा तैयार हो जाएगा, इसमें हम चिकन मैन्योर मिलाते हैं, जो मेन सोर्स है हमारा नाइट्रोजन का। उसमें इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन होती है क्योंकि मशरूम उगाने के लिए, मशरूम मेनली प्रोटीन है, तो उसके लिए नाइट्रोजन हमें चाहिए, लेकिन साथ में हमें फॉस्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम बाकी चीज़ें जैसे एनपीके मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, जिससे हमें फॉस्फोरस मिल जाता है। जिप्सम इसमें लगता है करीब करीब 10 टन खाद में 1 टन। उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जेसीबी वगैरह या हैवी मशीन के थ्रू। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाता है तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको एक रूम दिख रहा है, इसको हम बंकर बोलते हैं। बंकर में क्या रहता है कि इसका जो फ्लोर होता है, इसमें पाइप्स डले होते हैं, और पीछे से ब्लोअर जो होता है वो उसमें हवा फेंकता है, जिसकी वजह से इसका एरेशन होता रहता है। क्योंकि हमें जो खाद पकानी है वो एरोबिक होनी चाहिए, एनारोबिक नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको ऑक्सीजन मिलते रहनी चाहिए। तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कि ब्लोअर का सेटअप कैसा रहता है। ये हमारा चैम्बर है जहाँ पर हमने ब्लोअर सेटअप करे हुए हैं। ये जो ब्लोअर है ये बंकर का ब्लोअर है, ये जो ब्लोअर है ये टनल का ब्लोअर है। ये हमारा ब्लोअर सिस्टम है, वो मोटर है जिससे ब्लोअर घूम रहा है। ब्लोअर से हवा इस डक्ट में आ रही है जिनमें पाइप जुड़े हुए हैं। ये पाइप पूरे फर्श में फैले हुए हैं, उनमें छेद है, तो ये हवा जाती है, ये हाथ को हवा देती है, इससे एरेशन रहता है, जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये ब्लोअर है, ये हवा गई और ये फर्श में चली गई। ये कंट्रोल पैनल है जिसमें हम टाइमर सेट कर सकते हैं। आइए गौरव जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ ये हवा जा रही है वहां पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है और हम इसको ऐसा क्यों बनाया गया है। गौरव जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने ब्लोअर सिस्टम लगा रखे हैं उसका मेन यूज क्या है।
आप जो ये देख रहे हैं ना, ये खाद है जो अभी पक रही है। इसमें जो चिकन मैन्योर मिला है उसको जब पानी और ये हवा मिलती है ना, तो इसमें अभी टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्फ हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसके जितने भी बीमारियां हैं वो मर जाती हैं और खाद और गल जाती है, और इसमें लगभग 50% अमोनिया रिलीज हो जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हमने फेज 1 बंकर बोला। अब ये जो हिस्सा है जो अभी बंद दिख रहा है आपको, ये टनल है, इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन टनल। इसमें पास्चुराइजेशन होता है खाद का, वो तो आपका ओपन में है, ये पूरा सील्ड है। इसका एक अपना एनवायरनमेंट रहेगा, इसमें भी वो हवा रहेगी, लेकिन इसकी हवा घूमती है, वापस रिटर्न भी जाती है। यहाँ पर 55 से 60 डिग्री में इसका पास्चुराइजेशन किया जाता है। इसमें निमेटोड्स, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस सब मर जाएंगे। उसके बाद इसमें जो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ज़रूरी हैं मशरूम उगाने के लिए, वो सारे पैदा हो जाएंगे। 7-8 दिन बाद ये तैयार हो जाएगी, इसको निकाला जाएगा। यहीं पर हम इसमें बिजाई करेंगे, इसका जो स्पॉन होता है मिक्स करेंगे, 10-10 किलो के बैगों में भरेंगे, फिर हम इनको शिफ्ट करेंगे क्रॉपिंग रूम्स में, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रखे जाएंगे। यहीं पर मेरा आपसे एक सवाल भी था जी। ये जो प्रोसेस आपने हमें यहाँ पे बताया जी, इसका टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कि इसको पूरा होने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे भूसा हमने 4 दिन भिगाया, एक दिन हमने मिक्सिंग में लगाया, मिक्सिंग के बाद यहाँ लोडिंग करी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हर ऑल्टरनेट डे में खाद को बाहर निकालते हैं, फिर अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं टर्निंग। ये 4 बार होती है टर्निंग, तो लगभग 8 दिन ये खाद यहाँ पर रहेगी। ये टर्निंग इसलिए करी जाती है कि जो खाद नीचे है वो अलग पक रही है, जो ऊपर है अलग पक रही है, तो इसको हम उथल पुथल कर देते हैं ताकि ये यूनिफॉर्मली पके। तो 8 दिन हमारे यहाँ लगे, 4 दिन वहाँ लगे, फिर 8 दिन यहाँ लगेंगे क्योंकि यहाँ पर पास्चुराइजेशन हो रहा है। उसके बाद 2 दिन आप बिजाई में लगा लीजिए, तो लगभग 20-22 दिन में हमारी ये खाद भूसे से कमरे में पहुँच जाएगी, 22 दिन के अंदर। ठीक, तो यहाँ से अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कि आप इसको कमरे तक पहुँचाएंगे जी, क्रॉपिंग रूम में बैग बनाएंगे और जी। उसके बाद वो क्रॉपिंग रूम में जाएंगे। जी बिल्कुल। तो चलते एक बार प्रोसेस देखते हैं। जी बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बिजाई के बाद बैग कैसा दिखता है। ये देखिए, ये खाद है, इसमें ये बीज है, ये बीज हमने इसमें डाला। ये है गेहूं का दाना, इस पे रहता है आपका उसका स्पॉन। ये क्या करता है, जैसी खाद से मिलता है, इसको अपना टेम्परेचर मिलता है, ये अपने थ्रेड्स जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं उसको फैलाना शुरू कर देता है। 7-8 दिन के अंदर ये पूरे बैग में सफ़ेद कर देगा पूरे बैग को। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रूम के अंदर इसके ऊपर हम केसिंग करते हैं, वो मैं आपको अंदर रूम में दिखाता हूँ। अच्छा मेहरा जी, एवरेज बैग का जो वेट रहता है वो क्या कितना रहता है? क्या 10 kg ही होता है सिर्फ? मतलब रखने को आप 8 किलो भी रख सकते हैं, 12 किलो भी रख सकते हैं। 10 जो है ये हमें इसलिए हम 10 किलो का बनाते हैं, जब हम सेल आउट करते हैं खाद तो उससे क्या होता है, जैसे किसी ने 2 टन मांगी, 4 टन मांगी, तो हम काउंटिंग के लिए ईजी रहता है। जो हम अपने वहाँ बैग भरते हैं उसमें हम नहीं तोलते कि इस बैग में कितना है, किसी में 9.5 होता है, किसी में 11.5 होता है, पर हम जब बेचते हैं तो हम 10 किलो के बनाते हैं ताकि वो सेलिंग में इजी रहे काउंटिंग के लिए। तो कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो अगर बैग 10 किलो का बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी वेट का बैग बनाते हैं तो उनको सेलिंग में इजी रहेगा ये रिकॉग्नाइज करना कि कितना उसमें क्वांटिटी है। हाँ, उससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मशरूम का जो उत्पादन है वो 18 से 22% निकलता है, तो आपके जब ये बैग काउंटेड है 10 किलो के हैं और जैसे आपने 500 बैग रखे तो आपको पता है 5 टन खाद है, तो इसका 20% मतलब मैं 1 टन मशरूम इसमें से निकाल लूंगा। तो एक कैलकुलेशन एक आपके स्टैट्स निकालने के लिए इजी रहता है थोड़ा सा। तो इसके बाद हम अब मशरूम रूम्स में हाँ, चलते हैं बिल्कुल। और वहाँ देखते हैं कि आगे का इसके बाद का जो प्रोसेस है बिल्कुल वो किस बिल्कुल तरीके से किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे रूम्स है ना, क्रॉपिंग रूम, हमारे पास 4 क्रॉपिंग रूम है और किस्मत से सारे अभी अलग अलग स्टेज में हैं, जिससे लोगों को समझने में इजी रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहला रूम। तो गौरव जी, जो हमने बाहर बैग आपको दिखाया उसको हम इस कमरे में रखेंगे। इस बैग के जो रूम के डायमेंशंस हैं वो आपको बताता हूँ। यह है 20 फीट चौड़ा, 60 फीट लंबा और 13 फीट ऊंचा। ये जो डायमेंशन है ये हमें DMR सोलन ने दिए थे, क्योंकि उनका एक फॉर्मूला रहता है जो भी उन्होंने रिसर्च करी है कि इस साइज़ के रूम में लगभग 25 से 26 टन खाद आनी चाहिए और इसमें जो AC लगेगा वो होना चाहिए 11 टन कैपेसिटी का, जो कि हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अब जो हमने बैग्स इसमें रखे उसके बाद इस रूम को हम 7 दिनों के लिए पैक कर देते हैं बंद, बिल्कुल सील, क्योंकि वो CO2 प्रोड्यूस करता है और CO2 जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वो माइसीलियम रन को हेल्प करती है, एड करती है। तो हमें जो CO2 चाहिए वो चाहिए 7500 ppm से ऊपर।
और ह्यूमिडिटी चाहिए 95% और टेम्परेचर चाहिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताइए कि टेम्परेचर की बहुत बार मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें भी सुना जी। और वैसे भी मशरूम की खेती में टेम्परेचर को ध्यान क्यों रखना पड़ता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। जो मेन 3 पैरामीटर्स हैं हमारे मशरूम ग्रोइंग में, वो है मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है CO2। ये तीनों पैरामीटर्स हम थ्रू आउट जिस दिन से बैग रखे हैं और जिस दिन इस बैग को हम रूम को खाली कर देंगे मशरूम लेना, तब तक मायने रखते हैं। टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है कि जो माइसीलियम है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चलता है। वो टेम्परेचर है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। उसको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ CO2 चाहिए और पर्टिकुलर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब उसको मिलेगी, मतलब उसका एक नेचुरल इन्वायरमेंट उसको मिलेगा जो नेचर में उसको मिलता है, उस वक्त वो अपना बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन देगा। उसके बाद क्या होता है कि जब इसमें स्पॉन रन हमारा चल जाएगा, उसके बाद हम केसिंग करते हैं। केसिंग में भी हमें सेम पैरामीटर्स को मेंटेन रखना है, सेम पॉइंट्स पे, ताकि जो है हमारा जिस स्पीड से माइसीलियम रन हुआ है उसी स्पीड से केस रन भी हो। अब मैं दिखाता हूँ कि जो बैग्स हमने यहाँ पर रखे थे उसके बाद उसमें केसिंग जो करी जाएगी, हम बोल रहे थे वो हो रही है केसिंग अभी। मैं दिखाता हूँ कैसे करी जाती है। यह है हमारा नेक्स्ट रूम। यहाँ पर अभी अलग स्टेप में चल रहा है कमरा। ये देखिए, जो हम बैग्स की बात कर रहे थे उसमें स्पॉन रन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर स्पॉन रन हो चुका है, आपको इसमें सफेद सफेद लाइनें दिख रही होंगी हल्की हल्की, ठीक है। ये हमने केसिंग कर दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि केसिंग कैसे बनाई जाती है। ये जो केसिंग है ये मेनली है आपका कोकोपीट, जो कि हम साउथ इंडिया से प्रोक्योर करते हैं। कोकोपीट इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि इस लेवल पे हमें मॉइस्चर चाहिए 50 से 60%, लेकिन जो केसिंग है ये एक्ट करता है एक रिजर्वायर की तरह जो वाटर को स्टोर करके रखता है। और कोकोपीट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें गोबर भी मिलाते हैं लोग, लेकिन गोबर से क्या होता है, बीमारी आने का खतरा रहता है, इसलिए हम प्योर कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन प्रोडक्शन अच्छा देता है। अब इसमें हमने क्या है, इस कोकोपीट को हमने ट्रीट किया हुआ है फॉर्मेलिन से और 1-2 इंसेक्टिसाइड से, ठीक है। अब जब ये केसिंग हो गई है, जो मैंने पहले बोला था, सेम कंडीशन रखी रहेगी जो स्पॉन रन में रखी जाती है। सेम कंडीशन रखनी है ताकि केस रन भी उतना ही अच्छा हो। जब केस रन हो जाएगा उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट रूम में दिखाता हूँ। अगले रूम में जाने से पहले इस रूम में कितने दिन का प्रोसेस रहता है? इस रूम में आपको मैं एक चीज बता दूं, रूम हम ये बैग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली। हाँ, ये स्टेज अभी पहुंचने में 8 दिन लगे हैं। और नेक्स्ट स्टेज में? नेक्स्ट स्टेज इसके बाद पहुंचने में फिर 7 दिन लगेंगे। 7 दिन। फिर उसके बाद लगभग 10 दिन बाद से मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जो कि 25 से 30 दिन तक रहता है। हम कटाई करते हैं 30 दिन तक। अब मैं आपको नेक्स्ट रूम में ले जाता हूँ, जिसमें एक अलग स्टेज में है मशरूम हमारा बैग्स। ये लाइट चला दीजिए, आइए। अब इन बैग्स में हमने क्या करा है, जब हमारा केस रन कंप्लीट हो गया उसके बाद एक प्रोसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं रफलिंग। रफलिंग क्यों करी जाती है, जैसे इसमें माइसीलियम पकड़ लिया, अब हम इसको ऐसे ऐसे करके तोड़ देंगे। उससे क्या होता है, जो मशरूम बैग में आएगा वो यूनिफॉर्मली आएगा। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि वरना मशरूम क्या होता है, गुच्छों में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम उनको तोड़ते हैं ना तो बैग डिस्टर्ब हो जाता है। जब यूनिफॉर्मली आता है तो प्रोडक्शन अच्छा आता है। हमने इसमें रफलिंग कर चुके हैं, उसके बाद हमने इसमें कवरिंग करी है दोबारा, क्योंकि हम इस पर डायरेक्ट हवा नहीं रखने दे सकते। अब देखिए आप इसमें ये कैसे स्पॉन, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये सफ़ेद दिख रहा है आपको, यही माइसीलियम जब इसको ठंडा टेम्परेचर मिलेगा ये जुड़ के कॉन्सेंट्रेट होके पिंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बाद में मशरूम बन जाएंगे। चलिए बताइए कि ये जो प्रोसेस है, क्या इस स्टेज के दौरान कोई बीमारी लगने का खतरा रहता है, या फिर कह सकते हैं कि ये खराब होने का खतरा रहता है क्या? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला था ना, इस केसिंग को हमने ट्रीट किया था फॉर्मेलिन और बाकी इंसेक्टिसाइड से। जो बैगों में बीमारी आने का खतरा है वो सबसे ज़्यादा इस केसिंग लेयर से ही होता है, क्योंकि जब यहाँ पर आपका कन्वर्ट हो चुका है पूरा, मतलब माइसीलियम रन हो चुका है, जब हम केसिंग करते हैं अगर इसका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं करा तो सबसे बड़ा बीमारियों का घर ये केसिंग ही बनती है। तो हमने प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करना है और प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स और फॉर्मेलिन वगैरह डालना है, और यहाँ पर टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंटली मेंटेन करना है। जैसे मैंने बोला कि 27 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर 31, 32, 35 डिग्री चले गया तो चांसेस हैं कि इसमें बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी, और बीमारियाँ
क्या है, बीमारियां भी फंगस ही हैं जो मशरूम को अटैक कर रही है। फंगस को फंगस ही अटैक कर रही है, इसमें ये प्रॉब्लम है जी। अच्छा ये बताइए, हम 3 रूम में अभी तक गए जी। तो मैंने तीनों रूम में एक चीज फील करी कि तीनों रूम का जो टेम्परेचर था वो अलग अलग था। जी। तो किस हिसाब से रखा जाता है और क्या टेम्परेचर होता है? हाँ, अब देखिए मैंने आपको बताया था माइसेलियम रन जो खाद का होगा वो 25 से 27 डिग्री पे होगा, केस रन भी 25 से 27 डिग्री पे होगा। लेकिन जिस दिन हमारा केस रन कंप्लीट हो गया और हमने रफलिंग कर लिया है, उसके बाद कवरिंग करते ही हम टेम्परेचर लेके आएंगे 20 डिग्री। मतलब हमने देखना है कि 48 से 72 घंटे पे 25 डिग्री पे जो बैग है वो हमको लेके आना है 17 या 16 डिग्री पे, ताकि जो उसकी प्रोसेस है पिन हेड बनने की वो चालू हो सके जी। ठीक है, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? अब देखिए जो यहाँ पर हमारी कंडीशंस पूरी हो चुकी है, मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट रूम में दिखाता हूँ, आइए। आप देख सकते हैं ये जो पिट है ना, ये हर रूम के बाहर हमने बनवाया हुआ है गेट पे, जिसमें हम थोड़ी सी फॉर्मलिन और इंसेक्टिसाइड्स मिला के रखते हैं, ताकि जो भी रूम में जाए वो इसमें पैर डिप करके जाए सोल को, जिससे कि जो सोल में चिपकी बीमारी है या बाहर की गंदगी है वो रूम के अंदर ना जा पाए। तो हमने ये मैंडेटरी हर रूम के बाहर ये पिट्स बनाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बैग है हमारे वो 16 डिग्री सेल्सियस में है। उससे क्या फ़र्क पड़ा, जो हमारा माइसेलियम था केस रन में वो जुड़ के पिन्स में कन्वर्ट हो गया है। देखिए छोटे छोटे आपको पिन्स दिख सकते हैं। यही पिन जब ये 3 से 4 दिन में इस साइज़ में पहुँच जाएंगे, जिसको हम मटर का साइज़ बोलते हैं, यही फिर इस साइज़ में आ जाएंगे। अब ये साइज़ जब बटन साइज़ का हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको बटन मशरूम कहते हैं, तब हम इसको प्लग कर लेंगे। अब उस साइज़ में क्यों प्लग करना है, क्योंकि उसका ऑप्टिमम साइज़ है जो कमर्शियली वायबल है। अगर उससे बड़ा हो गया तो मशरूम तब भी एडिबल है, लेकिन वो कमर्शियली बिकेगा नहीं, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। एक एवरेज साइज अगर माना जाए मार्केट के हिसाब से जी, तो वो अच्छा साइज कौन सा रहेगा? अच्छा साइज हम वेट के टर्म्स में बोल सकते हैं। अच्छा साइज हुआ है जिसमें 20 से 25 ग्राम का एक मशरूम हो। मतलब जब हम एक पैनेट भरे, जो हम 200 ग्राम का पैनेट आपने देखा होगा जो मार्केट में बिकता है, अगर वो 200 ग्राम का है तो उसमें हार्डली 8 से 10 मशरूम आने चाहिए। तो वो साइज सबसे ऑप्टिमम साइज कहा जाता है। और दूसरा ध्यान देना है कि मशरूम का कलर, वो आपका जितना सफ़ेद से सफ़ेद रह सके उतना ज़्यादा अच्छा दाम आपको मिलेगा उसका। हमारा जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है वो 18 से 22% होना चाहिए, जितनी आपकी खाद उस बैग में डली हुई है। अब मैंने आपको बताया कि हम स्टैंडर्ड साइज़ जो बनाते हैं इस बैग का, वो बनाते हैं हम 10 kg का। तो 10 kg का 18 to 20% मतलब हो गया आपका 2 किलो से 2.25 किलो तक अगर एक बैग ने दे दिया, तो मतलब आपका प्रॉपर प्रोडक्शन आ चुका है, जिसमें आप प्रॉफिट मेकिंग कर लेंगे। और जैसे ही आपका ये प्रोडक्शन हो जाता है एक बैग से, उसके बाद हम इस बैग को बाहर फेंक देंगे, जिसको हम अपने खेतों में एज अ खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इस रूम की प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारी स्पॉनिंग हुई है, जो नए बैग बने, उनको हम इसमें फिर प्लेस कर देंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, एक रूम में 2500 से 2600 बैग आ सकते हैं। अगर 10 किलो का एवरेज पकड़ें तो 25 से 26 टन हमने इसमें खाद रखी है। और इसका अगर हम 18 to 22% का प्रोडक्शन ले तो लगभग 4.5 से 5.5 टन आप मशरूम इसमें से पैदा कर लेंगे। और ये जब पैदा हो जाएगी, पूरा हो जाएगा, तो उसके आगे हम फिर प्रोडक्शन रोक देते हैं और बैग रूम को हम खाली कर देते हैं और क्लीनिंग करके नए रूम बैग्स इसमें हम दोबारा भर देते हैं। अच्छा मेहरा जी, ये बताइए कि एक रूम का जी। कॉस्ट क्या आता है आपको और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आता है और प्रॉफिट कितना हो सकता है क्यों? जी, एक रूम लगाने में अब आप देखा जाए तो रूम में क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो पता करना है। सबसे पहले हमने ये बेस बनाना है, जिसमें आपकी बीम्स पड़ेंगी। अब जैसे आपने कहा 20 बाई 60 का आपने रूम बनाना है, तो आप इसमें पहले ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, सिविल वर्क होगा। उसके बाद ये पफ पैनल के रूम लगेंगे। ये पफ है जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरेथिन फोम। ये सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये GI शीट है। 2 GI शीट के बीच में पॉलीयूरेथिन फोम को भरा जाता है। इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है। जो आप टेम्परेचर अंदर मेंटेन कर रहे हैं वो आप बहुत ईजिली मेंटेन कर लेंगे। तो आप ये पफ पैनल की कॉस्ट लीजिए, ये सिविल स्ट्रक्चर की कॉस्ट लीजिए। फिर आ गई ये रैक। लोहा अभी आजकल बहुत महंगा है, तो जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट लेता है हमारे रूम में वो ये लोहा रहता है। इसके बाद आ गए AC हमारे एक रूम में लगेगा 11 टन का, जिसकी कॉस्ट 3 से 4 लाख रुपए लगती है। अगर हम टोटल करें तो एक 20 बाई 60 रूम
पूरा कंप्लीट हमें पड़ेगा 20 से 22 लाख का। ये हो गई अब वन टाइम कॉस्ट हो गई। अब हम इसमें जो खाद भरेंगे, तो जो हम खुद से प्रोडक्शन करते हैं तो हमें खाद पड़ती है 6 से 7 रुपये kg। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 25 टन से अगर हम करें तो लगभग आपकी 1.25 से 1.5 लाख रुपए की खाद हो गई, जिसमें से आप लगभग 4 से 5 लाख का मशरूम पैदा कर लेंगे। फिर इसमें हम कॉस्ट ऐड करेंगे आपकी, जैसे आपका बिजली का खर्चा है, लेबर कॉस्ट है, वो सब मिला के आप एक रूम से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। और अगर आपकी EMI वगैरह है तो वो कट के आप 50,000 तो बचा ही सकते हैं एक रूम से स्टार्टिंग में। ये हो गई कॉस्ट। मेरा जी एक सवाल और यहीं पर था कि मान लीजिए आप तो खाद खुद तैयार करते जी। हैं, लेकिन जो किसान खाद तैयार नहीं कर सकते और जी। उन्हें बाहर से लेनी पड़ जाएगी, तो जी। उनको लगभग क्या कॉस्ट पड़ जाएगा कि 6 रुपये 7 रुपये kg आपने बताया कि हाँ। आपको पड़ता है। एक ऐसे किसान जो खुद खाद नहीं बना सकता, जी। उसको क्या रेट कॉस्ट पड़ सकता है लगभग? जी, इसका देखिए ये थोड़ा डिपेंड करता है भूसे के रेट पे। जैसे पिछले साल तक भूसा 400 से 500 रुपये कुंटल चल रहा था, अब की बार शॉर्टेज होने की वजह से भूसा 1000 से 1200 रुपये कुंटल हो गया है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे आप उद्यान विभाग है, तो उद्यान विभाग वालों ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब की बार 12,000 रुपये पर टन का रेट आपका चयन किया है इसका, कि रेट 12,000 रहेगा। और जो मैंने आपको कॉस्ट बताई थी 6 से 7 रुपये की, वो मैंने कंपोस्ट की बताई थी। उसके बाद उसमें आपका खर्चा है बैग्स का और स्पॉन का। तो वैसे खाद हम पहले पिछले साल तक 10,000 रुपये टन बेचते थे, अब की बार हम 12,000 रुपये टन दे रहे हैं। अगर अगली बार फिर से भूसा सस्ता रहा नेक्स्ट ईयर, तो हम फिर से इसको 10,000 रुपये टन में बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है। मेरे को और एक सवाल आपसे पूछना था, जी। जो मैं चाहता हूँ कि अब इस रूम का टेम्परेचर अभी क्या है? क्या पहले वाली स्टेज से जब हम 4th स्टेज में हैं, तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? जी, टेम्परेचर जब पिनिंग स्टेज है तब हम टेम्परेचर रखते हैं 16, लेकिन जैसे ही सारे पिन आपके बन चुके हैं और आप उसको बटन साइज में लेके जाने वाले हैं, तो हम उनका टेम्परेचर कर देते हैं 18 डिग्री सेल्सियस, ताकि ऑप्टिमम प्रोडक्शन रहे। ह्यूमिडिटी पहले थी 95%, अब ह्यूमिडिटी रहेगी 85%, लेकिन अब बैगों की वाटरिंग होगी रेगुलरली, क्योंकि मशरूम को पानी बहुत चाहिए। जैसे मैंने बताया 70 to 80%, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी 70% वाटर की बनी है, वैसे मशरूम भी 70 to 80% वाटर का बना है। तो हम इसमें रेगुलरली वाटरिंग करते हैं। एक रूम में लगभग एक बार की वाटरिंग में अगर 2500 बैग को देखा जाए, तो जब अच्छी स्टेज में फ्लश होता है, मतलब ज़्यादा माल होता है, तो 600 से 700 लीटर पानी लगता है, लेकिन जब माल कम होता है तो लगभग 200 लीटर पानी लगता है। मेरा जी एक सवाल, आखिरी सवाल और लेते हैं जी। आपसे इस कमरे के अंदर। जी। आपने 3 फैक्टर्स बताए थे जो मशरूम की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जी। है, जिसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर और CO2। जी। ये 3 फैक्टर बताए। क्या इन 3 फैक्टरों को कंट्रोल करके जी। हम मशरूम का साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 3 फैक्टर आपने बहुत प्रॉपर मॉनिटरिंग से अगर आप इनको कंट्रोल कर पाए, तो आप 25% तक की भी ईल्ड ले सकते हैं। मैं अभी आपको 20 बोल रहा था, लेकिन आप 25% की भी ईल्ड ले सकते हैं अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। इसलिए क्या होता है, मशरूम इंडस्ट्री में एक टेक्निकल बंदा होता है जिसको हम ग्रोअर बोलते हैं। ग्रोअर मीन्स जो ग्रोइंग करता है, तो वो हर प्लांट वाले उसको जरूर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकता है। देखिए, अगर जैसे मैं खुद मशरूम प्लांट का ओनर हूँ, तो मुझे इसके बाहर की चीज़ें भी हैंडल करनी है, प्रोक्योरमेंट देखना है, मार्केटिंग देखनी है, तो मैं कभी कभी हमारा ध्यान भटक सकता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। तो तब हमें ज़रूरत है एक ग्रोअर की, जो कि उसको नॉलेज रहती है। और उसकी नॉलेज कैसे है? उसकी नॉलेज है एक्सपीरियंस है। वो एटलीस्ट आप 5 से 10 साल एक्सपीरियंस वाला अगर ग्रोअर आप हायर करते हैं, तो वो आपको प्रॉपर ईल्ड देगा। चलिए बाहर चलते हैं और कुछ एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए। जो किसान ये बिजनेस में आना चाहते हैं, जी। या जो पहले से कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? जी, पहले तो मेरी एडवाइस है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर जो हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, इसमें हम उतने बड़े मशरूम प्लांट से काम नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे हैं। तो एक मुहावरा है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो हमने क्या कोशिश करनी चाहिए, जो हम जितने छोटे मशरूम प्लांट वाले हैं, इनको साथ मिलके एक कोऑपरेटिव या कुछ ऐसा एक मतलब आप बोलेंगे ना, एक सोसाइटी टाइप क्रिएट करनी चाहिए, जिसकी वजह से एक तो हम फिर बड़े दिखेंगे, हमारे पास कंटिन्यूस माल होगा,
बाहर की मार्केटों के सामने हमारी थोड़ी वैल्यू बनेगी, तो उससे क्या होता है कि अच्छा पैसा मिलता है और रेगुलर पैसा मिलता है। अब रही बात जो शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि हमेशा ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए जिसमें आप अगर मान लीजिए फेल भी होते हैं तो आपको घाटा ना हो। तो मैं बोलता हूँ कि कभी भी आप मशरूम प्लांट ना लगाएं। पहले आप पायलट प्रोजेक्ट करिए जिसमें आप छोटी झोपड़ी या आपके पास कोई खाली गोदाम है, कमरा है, वहाँ से इसको स्टार्ट करिए सीज़न में, जो कि जाड़ों में आप बिना एसी के कर सकते हैं। वहाँ से स्टार्ट करिए, अपने सारे स्टेट्स देखिए, ये देखिए कि क्या आप ये काम कर पा रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका इंटरेस्ट। पैसा सबको अच्छा लगता है लेकिन इंटरेस्ट है नहीं है। आपको उससे क्या पता चलेगा? आपका इंटरेस्ट है, आप ये चीज़ कर पा रहे हो, टाइम दे पा रहे हो, और अपने स्टेट्स देखिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपने सक्सेस ले ली है, तब आप जाइए बैंक के पास जाइए, लोन लिए, अपना पैसा है जैसा भी है, उसके बाद प्लांट लगाइए। जी मेहरा जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छा एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर किया, किसानों के साथ शेयर किया। उन लोगों के लिए इनका एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। बटन मशरूम की खेती करते हैं, बटन मशरूम ही नहीं बल्कि मशरूम की भी खेती करते हैं, तो आपको वो टेक्निक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो उन्होंने बताई है। आपको कुछ कई ऐसे टेक्निक्स और मॉडल्स के आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी जिसका यूज़ करके, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। एक्सपीरियंस बांटने से और बड़ा होगा, ये इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। एक किसान अकेला ग्रो नहीं कर सकता, बाकी किसान सब मिलके इस इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे। तो मेहरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।